जोसेफ शुम्पेटर, एक महान अर्थशास्त्री ने एक बार कहा था कि अर्थव्यवस्था का इंजन कभी स्थिर नहीं रहता, ये लगातार पुरानी संरचनाओं को नष्ट करके नई संरचनाएं बनाता है। इसी रचनात्मक विनाश की सोच के साथ आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बेहद जरूरी लेख की गहराई में उतरने वाले हैं जी। इसका शीर्षक है इंडियाज ब्लूप्रिंट फॉर रेजिलिएंट ग्रोथ एंड फिस्कल क्रेडिबिलिटी। ये लेख सिर्फ आंकड़े नहीं देता, बल्कि एक तरह का नक्शा दिखाता है कि कैसे भारत एक अनिश्चित दुनिया में अपनी आर्थिक इमारत को मजबूत बना रहा है। बिल्कुल। हमारा मिशन इस ब्लूप्रिंट के हर पहलू को समझना है। हम ये देखेंगे कि पैसों का अनुशासन, निजी निवेश, क्लाइमेट चेंज और हमारे शहरों का भविष्य, ये सब मिलकर भारत की विकास गाथा को कैसे एक नई दिशा दे रहे हैं। और ये चर्चा खास तौर पे यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें जीएस पेपर 3 से जुड़े कई अहम बिंदु हैं। आपने शुम्पीटर का जिक्र करके बिल्कुल सही शुरुआत की है। जी। ये लेख महज एक बजट का विश्लेषण नहीं है, ये एक आर्थिक दर्शन की बात करता है। और उस दर्शन का जो मूल मंत्र है वो है पूंजी, प्रौद्योगिकी और निर्यात में मुकाबला करने की क्षमता। ये लेख इसी कसौटी पर भारत की आर्थिक दिशा को तौलता है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। शुरुआत उस बड़ी चुनौती से करते हैं जिसे लेखक ने भारत की गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था कहा है। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो न बहुत ज्यादा गर्म है, न बहुत ज्यादा ठंडी। सवाल यह है कि इस संतुलन को बनाए कैसे रखा जाए। सही सवाल है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल है पैसे का अनुशासन। लेख बताता है कि सरकार अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम लगा रही है। राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्च का अंतर, जो वित्त वर्ष 21 में जीडीपी के 9.2% जैसे खतरनाक स्तर पर था, जी बहुत ज्यादा था, उससे वित्त वर्ष 26 तक 4.4% पर लाने का लक्ष्य है। ये एक तरह की सख्त फाइनेंशियल डाइट है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। क्या ये सख्ती विकास की रफ्तार को धीमा कर देगी या ये निजी कंपनियों को आगे आने का आत्मविश्वास देगी? यही इस ब्लूप्रिंट का पहला बड़ा दाव है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये हमें खर्च की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता देखने को कहता है। सरकार ने पब्लिक कैपेक्स मतलब सड़कों, बंदरगाहों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया है। हाँ। लेकिन यहीं पर लेख एक बड़ी बाधा की ओर इशारा करता है, घरेलू बचत की कमी। इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। क्राउडिंग आउट, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? बिल्कुल। सोचिए, एक दावत में सारा खाना एक ही बड़ा मेहमान मतलब सरकार खा जाए तो बाकी मेहमानों यानी निजी कंपनियों के लिए कुछ नहीं बचता। अच्छा। या जो बचता है वो बहुत महंगा मिलता है। यहाँ खाना मतलब देश की बचत और कर्ज। अगर सरकार ही बाजार से ज्यादातर पैसा कर्ज के रूप में उठा लेगी तो निजी कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और फिर वो निवेश नहीं करेंगी। एग्जैक्टली। जब कर्ज महंगा होगा तो वे नया निवेश करने से कतराएंगी। इसलिए सरकार का अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो निजी निवेश के लिए जगह बनाए, उसे बाहर ना करें। और मुझे लगता है कि ये दावत सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, इसमें राज्य भी शामिल हैं। बिल्कुल। लेख बताता है कि राज्यों का घाटा भी बड़ा है और उनका कुल कर्ज जीडीपी के 28% के आसपास बना हुआ है। इसका क्या असर होता है? इसका बहुत बड़ा असर होता है। हम एक एकीकृत संप्रभु ऋण बाजार में हैं। इसका मतलब है कि चाहे केंद्र कर्ज ले या कोई भी राज्य, बाजार उसे भारत सरकार के कर्ज के रूप में ही देखता है। ऐसे में अगर एक भी राज्य वित्तीय अनुशासनहीनता करता है तो सभी के लिए, यहाँ तक कि केंद्र के लिए भी कर्ज की लागत बढ़ जाती है। मतलब एक टीम गेम की तरह है। बिल्कुल। एक खिलाड़ी की गलती पूरी टीम को भारी पड़ सकती है कि केंद्र राज्यों पर नियम थोपेगा या ये कि सभी राज्य मिलकर कोई वित्तीय लक्ष्मण रेखा तय करेंगे। लेख इस पर कोई रोशनी डालता है? हाँ, लेख इसी ओर इशारा करता है। ये केवल फंड ट्रांसफर की बात नहीं है, बल्कि साझा अनुशासन की है। अच्छा। इसका एक अच्छा मॉडल जीएसटी काउंसिल हो सकता है। जैसे वहां केंद्र और राज्य मिलकर टैक्स पर फैसले लेते हैं, वैसे ही शायद कर्ज और घाटे के लिए भी एक साझा फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। और ये मुद्दा सीधा सीधा जीएस पेपर 2 में केंद्र राज्य संबंधों के टॉपिक से जुड़ता है। एक विश्वसनीय नियम आधारित व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो संक्षेप में, सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, उसे एक अच्छी पिच तो तैयार करनी है,
लेकिन अब रन बनाने के लिए बल्लेबाज यानी निजी निवेश को क्रीज पर आना होगा। जी। लेख इस बल्लेबाज के भरोसे के बारे में क्या कहता है? क्या कॉर्पोरेट जगत निवेश करने के लिए तैयार है? लेख इस मामले में काफी आशावादी है। वो कहता है कि निवेश दर जो जीडीपी का लगभग 30% है, वो अब स्थिर हो गई है। कॉर्पोरेट कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है, मतलब उन पे कर्ज कम है और वो अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा। सरकार भी राज्यों को 1.6 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान देकर उन्हें पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बजट का जोर नियमों को सरल बनाने, कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्दी लागू करवाने और पूरी अर्थव्यवस्था में पूंजी की लागत को कम करने पर है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जी। लेख जलवायु और प्रतिस्पर्धा को जोड़ता है। आमतौर पे हम इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। लेख कहता है कि अब दुनिया के बाजारों तक आपकी पहुंच इस बात से तय हो रही है कि आपका देश जलवायु परिवर्तन को लेकर कितना गंभीर है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ये आपकी सबसे बड़ी सच्चाई है और शायद इस ब्लूप्रिंट का सबसे भविष्यवादी हिस्सा भी यही है। यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसका एक बड़ा उदाहरण है। अच्छा। आसान भाषा में, अगर आप स्टील या सीमेंट जैसी चीजें बनाकर यूरोप को निर्यात करते हैं और आपके उत्पादन में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, तो यूरोप आप पर अतिरिक्त टैक्स लगाएगा, जिससे हमारा सामान महंगा हो जाए। हाँ, आपका सामान महंगा और गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। इसलिए सीमेंट और स्टील जैसे उद्योगों से उत्सर्जन कम करना अब सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं, बल्कि हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि ग्रीन होना अब एक आर्थिक मजबूरी है? मजबूरी से ज्यादा ये एक अवसर है। अवसर कैसे? इसीलिए तो बजट में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जैसी तकनीकों पर ध्यान दिया गया है। जो देश इस दौड़ में आगे निकलेगा, वही भविष्य के वैश्विक व्यापार का नेतृत्व करेगा। इसी संदर्भ में लेख में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, कार्नियज्म। हाँ, मैंने भी पढ़ा कार्नियज्म। हाँ। ये सुनने में किसी की थ्योरी लगती है। क्या ये सिर्फ एक अकादमिक शब्द है या इसका भारत की विदेश और व्यापार नीति पर कोई वास्तविक असर पड़ रहा है? हमें इसे लेकर चिंतित होना चाहिए या इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये बदलती दुनिया की हकीकत है। ये मार्क कार्नी के विचारों से आया है, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर थे। अच्छा। इसका सार ये है कि पुराना वैश्विक क्रम, जहां नियम और संस्थाएं जैसे WTO सब कुछ तय करती थी, वो खत्म हो रहा है। नई दुनिया में नियम उतने मायने नहीं रखते जितने कि देशों के बीच बने गठबंधन। मतलब ये एक औपचारिक शतरंज के खेल से बदलकर गली क्रिकेट जैसा हो गया है, जहां आपको हर पल अपनी रणनीति बदलनी होती है और भरोसेमंद साथियों के साथ खेलना होता है। भारत के लिए इसका मतलब है आत्मनिर्भरता बनाए रखते हुए, खासकर एशियाई अर्थव्यवस्थाओं जैसे भरोसेमंद पार्टनरों के साथ अपने रिश्ते गहरे करना। अच्छा, तो हमने पैसों के अनुशासन की बात की, निजी निवेश को समझा और वैश्विक व्यापार के बदलते नियमों को भी देखा। लेकिन कोई भी ब्लूप्रिंट तब तक बेकार है जब तक उसे बनाने वाले लोग और बनाने की जगह यानी हमारे शहर मजबूत ना हो। लेख भारत की इन दो सबसे बड़ी संपत्तियों के बारे में क्या कहता है? लेख इन्हें भविष्य के विकास का स्तंभ कहता है और आंकड़े वाकई में उम्मीद जगाते हैं। जैसे भारत का कार्यबल 56 करोड़ से ज्यादा है, बेरोजगारी दर घटकर 4.8% पर आ गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़कर 41% हो गई है, जो एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। इसी से जुड़ा सवाल है AI का। हम सब AI को लेकर उत्साहित भी हैं और डरे हुए भी। क्या ये नौकरियां पैदा करेगा या खत्म कर देगा? लेख इस पर क्या कहता है? लेख इसे एक अवसर के रूप में देखता है। आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि AI हमारी कुल कारक उत्पादकता, मतलब काम करने की क्षमता में सालाना 1.9% की बढ़ोतरी कर सकता है। 1.9%? ये सुनने में तो छोटा लगता है। छोटा लगता है, लेकिन ये भारत की अर्थव्यवस्था में हर साल एक और बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप जोड़ने के बराबर है। अच्छा। ये हमारी मानव पूंजी की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है, बशर्ते हम अपने लोगों को सही स्किल्स दें। अच्छा, तो हमने लोगों की बात की, अब बात करते हैं उन जगहों की जहां ये लोग काम करते हैं, हमारे शहर। लेख तो उन्हें FDI और आउटपुट का पावर हाउस बता रहा है, लेकिन जब मैं अपने शहर को देखती हूँ तो मुझे ट्रैफिक, प्रदूषण और भीड़ दिखती है। क्या लेख इस हकीकत और उम्मीद के बीच के फासले पे कुछ कहता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी चुनौती है। लेख में एग्लोमरेशन बेनिफिट्स की बात की गई है। इसका मतलब है कि जब किसी शहर में बहुत सारी कंपनी और टैलेंटेड लोग एक साथ आते हैं,
तो इनोवेशन और उत्पादकता बढ़ती है। हाँ। लेकिन लेख ये चेतावनी भी देता है कि अगर हमारे शहरों का गवर्नेंस, प्रदूषण और ट्रैफिक नहीं सुधरा तो ये फायदे नुकसान में बदल सकते हैं। कंपनियां और टैलेंटेड लोग उन शहरों में क्यों आएंगे जहां सांस लेना मुश्किल हो और एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लगते हो। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा पैसा लगा देने से शहर ठीक हो जाएंगे? नहीं, पैसा जरूरी है और बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के विकास के लिए फंडिंग का प्रावधान है भी। लेकिन लेख का इशारा है कि पैसे से ज्यादा जरूरी है सुधार। सुधार जैसे? बेहतर सार्वजनिक परिवहन, उत्सर्जन कम करने की नीतियां और नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना। अगर हमारे शहर रहने लायक नहीं होंगे तो वे काम करने लायक भी नहीं रहेंगे। ये विषय सीधे तौर पर जीएस पेपर 1 के शहरीकरण टॉपिक से जुड़ता है। चुनौती सिर्फ शहर बसाने की नहीं बल्कि उन्हें टिकाऊ बनाने की है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक लाइन में समझना चाहें तो वो क्या होगी? निचोड़ ये है कि ये बजट भारत को सिर्फ विकास करने के लिए नहीं बल्कि उस विकास को समझदारी और लचीलेपन का साथ साधने के लिए तैयार करता है। और यहीं पर शुम्पिटा का विचार, जिसे रचनात्मक विनाश कहते हैं, फिर से सामने आता है। रचनात्मक विनाश, हमने शो की शुरुआत इसी से की थी। इसका इस बजट और ब्लूप्रिंट से क्या संबंध है? इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आपको पुरानी अक्षम व्यवस्थाओं को तोड़ना पड़ता है ताकि नई व्यवस्थाओं के लिए जगह बने। बिल्कुल, ताकि नई और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए निवेश के अवसर पैदा हों। जैसे स्मार्टफोन्स ने पर्सनल कैमरा, अलार्म घड़ी और लैंडलाइन फोन की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। हाँ, सही बात है। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी ऐप इकोनॉमी और डिजिटल सेवाओं का बाजार बना जो पहले से कई गुना बड़ा था। ये ब्लूप्रिंट भी यही करने की कोशिश कर रहा है, पुरानी बाधाओं को हटाकर भारत की रचनात्मक ऊर्जा को नए अवसरों की ओर मोड़ना। तो ये थी भारत के लचीले विकास और राजकोषीय साख के ब्लूप्रिंट पर एक गहरी नज़र। हमने देखा कि कैसे पैसों का अनुशासन, निजी निवेश का भरोसा, जलवायु पर एक्शन और शहरों का विकास, ये सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज की चर्चा से जो एक अंतिम विचार मन में आता है वो ये है, रचनात्मक विनाश की ये प्रक्रिया सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये अक्सर दर्दनाक होती है। जब पुरानी नौकरियां और उद्योग खत्म होते हैं तो बहुत से लोग पीछे छूट जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और ये विनाश रचनात्मक होने के साथ साथ समावेशी भी हो। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें लगातार विचार करते रहना होगा। बिल्कुल सही। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है कि विकास की इस तेज रफ्तार में कोई पीछे ना छूट जाए। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम अगली बार फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे।